हेलो फ्रेंड्स। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास फॉरेस्ट गार्ड बैच के अभ्यर्थियों के लिए है और ये हमारी पहली नई वैल्यू एडिशन क्लास है फॉरेस्ट गार्ड बैच की। आज की क्लास में हम बहुत सारे ऐसे टॉपिक देखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के लिए। उनसे संबंधित करंट अफेयर्स भी देखेंगे, प्लस नई अपडेट देखेंगे और जो आपको समझाएंगे उसके बारे में, तो आपकी एक अच्छी खासी समझ बन जाएगी जिससे आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अच्छे से पढ़ लेना। इतनी इंपॉर्टेंट क्लास है कि आप लोग देखोगे 4 से 5 क्वेश्चन सिर्फ एक क्लास से आने की संभावना है, जो आज की क्लास है। सबसे पहले हम राष्ट्रीय वन नीति के बारे में जानेंगे, क्योंकि डायरेक्ट तो आपका कोई राष्ट्रीय वन नीति का टॉपिक नहीं है, लेकिन वन संरक्षण है, आपका जलवायु संरक्षण है, तो इसमें ये आ जाती है आपकी कि देश ने क्या क्या काम किया। तो राष्ट्रीय वन नीतियाँ आई हैं हमारे यहाँ पर। जब अंग्रेजों का शासन आया तो अंग्रेज देश के हर एक संसाधन पर कब्जा करना चाह रहे थे। उनमें से जो प्रमुख संसाधन था वो था वन संसाधन। अब वन संसाधन किसके पास था? अधिकांश लोग वनों में रह रहे थे, जो आदिवासी लोग थे। इसके बाद नॉर्मल लोग भी। उस टाइम पर जंगल बहुत ज्यादा थे, अभी तो जंगल बहुत कम हो गए हैं, ठीक। यहीं पर जो तो लकड़ी के रूप में, वनोत्पाद के रूप में तो संसाधन है ही हैं, प्लस वनों के अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि जो कोयले वगैरह हैं, जो भी खदान है, उस टाइम पर वनों के अंदर ही ये भी संसाधन थे। इन संसाधनों पर कब्जा करने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया? धीमे धीमे अपनी नीतियां लेके आए। पहले उन्होंने क्या किया? बहाना बनाया कि हम क्या कर रहे हैं, इन संसाधनों का संरक्षण कर रहे हैं, बचा रहे हैं, ठीक है। लेकिन मेन उनका मकसद था कि आम लोगों से, आदिवासियों से, जनजातियों से इनको छीन कर, क्योंकि जनजातियां इनका उपयोग करती थी अपने जीवन यापन के लिए, तो उनके उपयोग पर प्रतिबंध लगाकर इसको सबको सरकारी बनाया जाए। इसके लिए 1894 में इन्होंने क्या किया? पहली राष्ट्रीय वन नीति लेके आए। 1927 में इसी के लिए ये भारतीय वन अधिनियम भी लेके आएंगे, ठीक है। फिर अगली राष्ट्रीय वन नीति कब आएगी? 1952 में। स्वतंत्रता के बाद ये पहली वन नीति थी। तो अगर ऐसा पूछा जाए कि भारत की पहली वन नीति, राष्ट्रीय वन नीति कब आई, तो 1894 में। स्वतंत्रता के पश्चात भारत की पहली राष्ट्रीय वन नीति कब आई? 1952 में। ओवरऑल ये सेकंड है। इसके अनुसार यह निर्धारित किया गया कि देश के कुल भूभाग के 33% पर क्या होना चाहिए? वन होने चाहिए। ये लक्ष्य रखा गया। फिर इस वन नीति में संशोधन किया गया 1978 में। 1952 की जो वन नीति, कुछ संशोधन किया गया समय के साथ। 1988 में क्या होगा? टोटल ये थर्ड वन नीति आएगी और स्वतंत्रता के पश्चात ये सेकंड वन नीति थी 1988 में। तो स्वतंत्रता के पश्चात द्वितीय राष्ट्रीय वन नीति आ गई, या ओवरऑल बोलो 1894 वाली मिला लो अगर आप, तो ये थर्ड हो गई, ठीक है। इसमें क्या क्या लक्ष्य रखे गए? इनके लक्ष्यों से हर बार एक क्वेश्चन बनता है, तो इसमें भी वही लक्ष्य रखा गया कि देश के कुल 33% भूभाग को वनाच्छादित करना है, वन या वृक्षावरण होना चाहिए इस पर, ठीक है। पर्वतीय भागों में 65% तथा मैदानी भागों में 20 से 25%। तो अगर आप देखोगे जो पर्वतीय भाग आपके कहाँ है? नॉर्थ ईस्ट में। टोटल 67% ओवरऑल जितने भी नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, सबकी ओवरऑल भूमि के 67% पर वन है, ठीक है। इसके अलावा जो आपका अन्य पर्वतीय भाग हैं, उत्तराखंड, यूके बोल दो, JNK और हिमाचल, यहाँ पर भी वनों की जो डेंसिटी है ठीक ठाक है। इतनी तो नहीं है नॉर्थ ईस्ट बराबर, बट यहाँ पर भी अच्छे खासे वन है। आगे चलते हैं। एक और लक्ष्य था इसका कि राजस्थान और अन्य रेगिस्तानी जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर रेत के टीलों के विस्तार को रोकना, ये भी लक्ष्य रखा है इन्होंने। अगला फैक्ट पर चलते हैं, जो है वन महोत्सव। जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उससे संबंधित परिभाषाएं, धाराएं, सब कुछ आज की आपकी क्लास में आ जाएगा। वन महोत्सव हमने कब से मनाना शुरू किया, ये देख लीजिए। 1950 में हमारे तत्कालीन कृषि मंत्री थे, कौन? कृषि और खाद्य मंत्री थे, ठीक है, KM मुंशी। इन्होंने वन महोत्सव की शुरुआत की थी। प्रतिवर्ष आज भी ये मनाया जाता है 1 से 7 जुलाई, यानी कि जुलाई का पहला सप्ताह है, इसमें मनाया जाता है। यूपी में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। याद रखो, यूपी में जो हर वर्ष वृक्षारोपण जन अभियान चलता है ना, वृक्षारोपण जन अभियान, वो इसी बीच में चलता है, वन महोत्सव के बीच में, 1 से 7 जुलाई। ये टाइम ही क्यों चुना गया, ये भी समझो कि आपकी जून में मानसून आ जाता है केरला में, 1 जून को, और जुलाई तक आपका मानसून नॉर्थ तरफ आ जाता है।
तो मानसून के जस्ट आने से पहले क्या वृक्षारोपण कर दो, बारिश होती है तो वो पेड़ एकदम अच्छे से उसका शुरुआती विकास हो जाता है, इसके बाद वो पेड़ बन जाता है, सीधी बात है। ठीक है, अब आ जाते हैं प्रमुख संस्थाएं एवं उनसे संबंधित धाराएं, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका 50 मार्क्स का आना है, सिर्फ 15 टॉपिक है। नॉर्मल चीजें तो वो पूछेंगे, कम पूछेंगे, जो आपसे अंदरूनी ऐसी चीजें पूछेंगे जो लोगों को नहीं पता होती हैं। ठीक है, और नॉर्मली लोग बता भी नहीं पाएंगे, ये जितने भी इधर उधर के बैचेज चल रहे हैं ना, वन दरोगा, अगर किसी को कोई उससे वाकिफ हो, उसमें रहे होंगे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं, जान रहे होंगे बैच का, है ना, तो उसमें भी ऐसे ही बैच चल रहे थे, बट किसी ने कुछ भी पढ़ाया, 50 नंबर तक भी स्टूडेंट नहीं गए थे। ठीक है, तो आ जाते हैं प्रमुख संस्थाएं एवं उनसे संबंधित धाराएं। दो अधिनियम है भारतीय वन अधिनियम, अंग्रेज लेके आए थे ये वाला अधिनियम, कब? 1927 में। वन से संबंधित जितने भी वर्गीकरण होते हैं, क्या क्या होते हैं? आरक्षित वन, संरक्षित वन, ठीक, ये सारे वन किसमें हैं वर्गीकृत? अवर्गीकृत वन भी होते हैं जिनका कहीं वर्गीकरण नहीं है, और अगले होते हैं ग्राम वन। इन चारों का जिक्र या ये चारों का वर्गीकरण कहां से निकलता है? भारतीय वन अधिनियम 1927 से। इसके अलावा जो दूसरा अधिनियम है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 वाला, ये स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार लेके आई। ठीक है, क्यों लेके आई? आगे चल के जब जलवायु परिवर्तन देखेंगे, स्टॉकहोम सम्मेलन बताएंगे, तो आपको और डिटेल में बताएंगे। हर एक टॉपिक पर आपका वैल्यू एडिशन आने वाला है, जो 15 टॉपिक हैं। ये आज की क्लास तो आपकी मिसलेनियस है, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके कहीं पर कवर नहीं थे, टच में नहीं थे, वो आ गए। अब अगले हर एक टॉपिक पर जो 15 हैं उन पर वैल्यू एडिशन आएगा, और करंट के साथ उनको अपडेट कराया जाएगा, प्लस और कॉन्सेप्ट भी आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है 1972, इसके तहत संरक्षित क्षेत्र घोषित किए जाते हैं, आरक्षित क्षेत्र घोषित किए जाते हैं। अब इसमें कंफ्यूज मत होना कि ये आरक्षित वन और संरक्षित वन है, और ये संरक्षित क्षेत्र और आरक्षित क्षेत्र है। इन्हीं के ही अंतर्गत आपने देखा होगा नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, कंजर्वेशन रिजर्व, सामुदायिक रिजर्व, ये सब आते हैं संरक्षित क्षेत्र और आरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो घोषित की जाएंगी वो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत, और ये सारी चीज़ें घोषित की जाएंगी भारतीय वन अधिनियम के तहत। आज की क्लास में हम देखने जा रहे हैं जितने भी संस्थान बने हैं आपके, चाहे वो आपका टाइगर बोर्ड, चाहे नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड बना है आपका, वो सब बनते हैं आपके वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, यानी कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत। इसकी धारा 5 का के तहत किसका गठन होता है? राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड। वन्य जीवों के संरक्षण से संबंधित सबसे बड़ी संस्था यही है, राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड। किसी भी क्षेत्र को नेशनल पार्क घोषित करना है ना, उसकी अधिसूचना तो कौन प्रकाशित करता है? राज्य, जिस भी राज्य को घोषित करना है, लेकिन अनुमति चाहिए होती है राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड से। अगर यहाँ से अनुमति नहीं मिली तो आप नेशनल पार्क नहीं बना सकते हो। तो कोई भी नेशनल पार्क बनाना है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनानी है, उसमें अंतिम निर्णय किसका होता है? राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड का। अब जब इसको बन गया, बनने के बाद उसके एरिया में चेंज करना है, कम करना है, हटाना है, फिर राज्यों का काम ही खत्म हो जाता है, फिर पूरा निर्णय यही लेते हैं राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड। और इसका हेड कौन होता है? पीएम होते हैं, और इसके उपाध्यक्ष कौन होते हैं? पर्यावरण मंत्री। किस धारा के तहत होते हैं ये ध्यान रखो, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की धारा 5 का के तहत। इसी की धारा 5 खा के तहत क्या होता है? राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड तो बन गया। अब इस बोर्ड की एक स्थायी समिति बनती है जो लगातार काम करती है। नीतियां यहाँ पर बन रही हैं, नीति निर्माण यहाँ होता है। अब इन नीतियों का क्रियान्वयन ये समिति करती है लगातार, और इसका अध्यक्ष कौन होता है? पर्यावरण मंत्री। इसका गठन धारा 5 खा, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। इसकी धारा 9 में वन्य जीवों के शिकार पर रोक लगी हुई है। ठीक है, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 9 में वन्य जीवों के शिकार पर रोक लगी, ऐसे पूछा जा सकता है। एक्चुअली एक्ट आपके इसमें नहीं है, सारी धाराएं नहीं आ सकती हैं, बट 7, 8, 9 धाराएं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो ध्यान रखना, पूछा जा सकता है। धारा 26 का, इसके तहत वन्यजीव अभ्यारण्य यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज घोषित की जाती हैं
वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की धारा 26 का के तहत किस बेस पर की जाती है कि वन्यजीव एवं उसके पर्यावरण के संरक्षण, संवर्धन एवं विकास हेतु ये जरूरी होता है। तब आगे चलते हैं। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की धारा 35, इसके तहत नेशनल पार्क की घोषणा की जाती है, और एक बार घोषणा हो गई तो वो नेशनल पार्क बन जाता है। तो किस धारा के तहत? धारा 35। धारा 38 का के तहत केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण का गठन किया जाता है, और धारा 38 टा है यहाँ पर, इसके तहत राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का गठन होता है। ये सारी धाराएं किसकी हैं? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की। आगे चलते हैं। एक कार्यक्रम चला था संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम, क्या है? इस शब्द से समझ जाओ, संयुक्त की बात हो रही है, ज्वाइंट। यानी कि पहले जो वन प्रबंधन का कार्य था वो सरकार ने केवल अपने हाथ में ले रखा था। अब वनों में, जैसे मैंने बोला, वनवासी या आदिवासी समुदाय अभी भी रहते हैं, बहुत सारी ऐसी जनजातियां जो वनों में रहती हैं, वनों पर ही निर्भर हैं, और वनों को कैसे संरक्षित रखना है इन समुदायों को ज़्यादा अच्छे से पता है सरकार से। तो आगे चल के ये पहल हुई कि ये जो स्थानीय समुदाय है इसकी हेल्प ली जाए, इसका जो नॉलेज है इसका यूज किया जाए। इसी के लिए चलाया गया संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम। कब स्टार्ट हुआ? 1 जुलाई 1990 को इससे संबंधित दिशा निर्देश जारी किए गए। हालांकि जो 1988 की नीति है इसी में ये वर्णन था कि जो ज्वाइंट है, जो स्थानीय समुदाय है, उनकी हेल्प ली जाएगी ऐसा काम करने के लिए, ज्वाइंट मैनेजमेंट के लिए, ठीक। और इसी के तहत 1 जुलाई 1990 से शुरुआत हुई। फिर एक राष्ट्रीय वन आयोग बनाया गया 7 फरवरी 2003 को। केवल डेट याद रखना, यहाँ से पूछा जाता है क्वेश्चन कि राष्ट्रीय वन आयोग की स्थापना कब हुई? 7 फरवरी 2003। राष्ट्रीय वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई? अगस्त 1992 में। हाथी परियोजना अगर देखो तो हाथी परियोजना की भी शुरुआत कब हुई थी? हाथी संरक्षण परियोजना 1992 में। अगर टाइगर परियोजना की बात करो तो टाइगर परियोजना की कब हुई थी शुरुआत? 1973 में। आगे चल के ये सारी परियोजनाएं आएंगी। जैसा मैंने बोला कि जैसे टॉपिक वाइज आपका वैल्यू एडिशन अगले वैल्यू एडिशन से शुरू होगा, तो उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी नई जानकारी है, जो भी करंट अपडेट है, या जो कॉन्सेप्ट है जो आपको समझाना जरूरी है, वो सारा आपके वैल्यू एडिशन में आ जाएगा। एक परियोजना आई थी हरियाली परियोजना। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार आता है, यूपी का तो ये फेवरेट क्वेश्चन है। अटल जी की सरकार में आई थी 27 जनवरी 2003 को। इस परियोजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? भूजल संरक्षण, वर्षा जल संचयन, वर्षा जल जो होता है उसका संचयन करना, हरियाली को बढ़ाना, और ये सारा काम किस वजह से करना था? वृक्षारोपण करके। क्योंकि वृक्षारोपण से क्या होता है? वृक्ष नमी को बनाए रखते हैं, जिससे भूजल संचयन भी होता है, मृदा का कटाव भी रोकता है, और हरियाली तो बढ़ेगी जब आप वृक्षारोपण करोगे। तो ये सारे इसके उद्देश्य थे, ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो कब योजना ये आई थी? 2003 में। क्या क्या उद्देश्य थे? वृक्षारोपण, जल संग्रहण, पेयजल तथा वर्षा जल संचयन हेतु ये था। अब संविधान के कुछ अनुच्छेद देख लेते हैं जो आपके पर्यावरण और वन्यजीव संरक्षण से संबंधित है। तो एक डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का 48A, इसमें क्या है? राज्य पर्यावरण, वन एवं वन्यजीवों की रक्षा हेतु प्रयास करेगा। ये तो राज्य का कर्तव्य हो गया, यानी कि सरकार का मान लो, और ये कर्तव्य हो गया नागरिकों का, मूल कर्तव्य। नागरिकों के लिए क्या लिखा है? अनुच्छेद 51A में तो सारे मूल कर्तव्य हैं, और इसका पार्ट है जी। इसमें क्या है? प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह वन, वन्यजीवों तथा प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करे। अब देख लेते हैं वन वन्यजीव संरक्षण किसका विषय है? तो ये समवर्ती सूची का विषय है, यानी कि केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं इससे संबंधित, ठीक है। राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना के बारे में जान लेते हैं। 2 कार्य योजना है, एक है नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, NAPCC, 2008 में आई थी। आगे चल के इसके बारे में जानेंगे। और ये क्या है? वन्यजीव के संबंध में कार्य योजना। प्रथम आई थी 1983 से 2001 तक चली थी। द्वितीय वन्यजीव कार्य योजना 2002 से 2016 तक, और तृतीय अब चल रही है 2017 से 2031 तक। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड ये कार्य योजना बनाता है।
यानी कि जिसका हेड पीएम होता है। प्रमुख अधिनियम देख लेते हैं। अधिनियमों के नाम बता रहे हैं क्योंकि आप लोगों की अभी जिसको नहीं पता हो, पेड बैच चल रहा है, एप्लीकेशन पर है। रेगुलर क्लासेज में प्लस वैल्यू एडिशन क्लास 18 क्लास यहाँ पर हैं, 16 या 17 क्लास यहाँ पर हैं। ऑलरेडी सारी चीज़ें बताई जा चुकी हैं, यहाँ पर आपकी चीज़ें आसान की जा रही हैं एक जगह लाकर। डिटेल में इन अधिनियमों की वहाँ पर भी बात हुई है और जितनी जानकारी होगी वो वैल्यू एडिशन में भी आ जाएगी, क्योंकि अधिकांशतः ये इनका सन ही पूछेंगे। तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया। भारतीय वन अधिनियम 1927 में आ गया था, अंग्रेज लेके आए थे। जल प्रदूषण संरक्षण अधिनियम 1974 में। वायु प्रदूषण संरक्षण अधिनियम 1981 में। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में। जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002 में। राष्ट्रीय हरित अधिकरण 2010 में आया था, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल्स। ध्वनि प्रदूषण विनियमन एवं नियंत्रण अधिनियम 2000 में आया। वन अधिकार अधिनियम। वन अधिकार अधिनियम में क्या है, 4 हेक्टेयर तक की भूमि का पट्टा दे दिया जाता है जो भी वहाँ पर खेती कर रहा है पिछले 3 पीढ़ियों से, यानी कि 75 वर्षों से जो जिस भूमि पर खेती कर रहा है वैसी 4 हेक्टेयर तक की भूमि का पट्टा दे दिया जाता है आदिवासियों को, जनजातियों को। ठीक है। इसके बाद जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण उपकर अधिनियम। उपकर यानी टैक्स लगाना, जल प्रदूषण अगर कोई कर रहा है तो। ठीक है। तो ये कब आया, 1977। सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम 1991 और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960। ये भी आपके वन या वन्यजीव सबसे संबंधित ही है। आगे चलते हैं। भारत की वन स्थिति रिपोर्ट से जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं हम वो देखते हैं क्या क्या है। 1987 में पहली बार ये जारी की गई थी, तब से प्रत्येक 2 वर्ष पर ये जारी होती है। जारी कौन करता है, पर्यावरण मंत्रालय, यानी कि जो पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं भूपेंद्र यादव जी, उन्होंने इसको जारी किया। यह 18वीं रिपोर्ट है। अब रिपोर्ट के अंतर्गत क्या है, पेरिस जलवायु समझौता 2015 में हुआ था, COP21 में। ठीक है। और ये COP21 क्या होता है, यूएन यूनाइटेड नेशंस FCCC फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। यूएन FCCC की स्थापना हुई थी 1992 के आपके सम्मेलन से, रियो सम्मेलन से। और इसी के तहत इसका हर साल एक मीटिंग होता है जिसे बोलते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, जिसे कॉप बोलते हैं। तो हर साल होता है, तो पहले साल हुई थी COP1, फिर COP2, ऐसे चलता है। ठीक है। इसी के तहत हमने क्या है, लक्ष्य निर्धारित किए थे। इस लक्ष्यों में से एक लक्ष्य हमारा क्या था कि जो कार्बन होता है, CO2 में कार्बन होता है, अगर वायुमंडल में तो खुला है, नुकसानदायक है। अगर हमने पेड़ लगाया तो पेड़ क्या करता है, CO2 को लेके अपना भोजन बनाता है। तो पेड़ क्या करता है, CO2 को एक तो O2 में बदल देता है और CO2 पेड़ के अंदर कंजर्व हो जाती है, कार्बन। इसे बोलते हैं कार्बन सिंक। ठीक है। ये कार्बन क्या है, पेड़ में चला गया। अब जब इस लकड़ी को आप फिर से जलाओगे ना तो फिर कार्बन वायुमंडल में चला जाता है। ठीक है। तो भारत ने क्या रखा है, 2030 तक 2.5 से 3 अरब टन CO2 के बराबर कार्बन सिंक बनाने का लक्ष्य, यानी कि इतने हम पेड़ लगाएंगे कि 2.5 से 3 अरब तक CO2 के बराबर सिंक हो जाएगा। फिर एक और भारत ने चैलेंज लिया, ये है बॉन है जर्मनी में स्थान। इसी की जगह पर एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जहां पर बॉन चैलेंज की घोषणा हुई थी। इस चैलेंज के तहत भारत ने क्या बोला, 26 मिलियन हेक्टेयर बंजर भूमि का हम क्या करेंगे, पुनर्स्थापन करेंगे। अब मैं बताता हूँ ये बॉन चैलेंज आया कहाँ से, क्या पुनर्स्थापन। तो जैसे यूएन FCCC है ना, वैसे ही 1992 का जो रियो सम्मेलन हुआ था, 2 चीज़ें और हुई थी यहाँ पर। UNCCD, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन कॉम्बट कन्वेंशन टू कॉम्बट डेजर्टिफिकेशन, UNCCD। ठीक है। एक हुआ था UNCBD, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी। तो जो CCD है, कॉम्बट डेजर्टिफिकेशन, यानी कि मरुस्थलीकरण से लड़ना, कॉम्बट करना है, इसको रोकना। इसके तहत भारत ने क्या बोला, बॉन चैलेंज के तहत भारत ने एक प्रतिज्ञा ली कि हम 26 मिलियन हेक्टेयर बंजर भूमि का क्या पुनर्स्थापन करेंगे। इस बंजर भूमि को फिर से उपजाऊ बनाएंगे, कम से कम यहाँ पर वन लगा देंगे। ठीक है। आगे चलते हैं। FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। FAO बहुत बड़ी संस्था है। आप लोगों को बताना इसका मुख्यालय कहाँ पर है। एक्टिव हो जाइए, अब बिल्कुल कम समय बचा है। 50 नंबर अगर पक्के कर लिए, 50 नंबर ये कंप्यूटर में वैल्यू एडिशन जिस भी व्यक्ति ने पढ़ लिया, कोई कहीं का कुछ भी हो,
यूपी ट्रिपल एस सी जितने पेपर ले रहा है कंप्यूटर में 15 14, इससे कम तो यहाँ के स्टूडेंटों के आ ही नहीं रहे। ठीक है, तो वैल्यू एडिशन और 1000 MCQs कंप्यूटर में, और यूपी स्पेशल में रेगुलर क्लास प्लस यूपी करंट, फिर बायोलॉजी की जो नॉर्मल क्लास है, और केवल 7.5 नंबर का आपका मैथ बचा है, उसकी लास्ट में प्रैक्टिस कराएंगे। आपका 100% यहाँ से हो जाना है, तो बस पढ़ते रहो। मुख्यालय इसका बताना है। इसकी एक रिपोर्ट आई, वैश्विक वन संसाधन एवं आकलन रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के अनुसार क्या है कि वनावरण की दृष्टि से भारत विश्व के टॉप 10 देशों में शामिल है जहां पर वनावरण है। पूरे विश्व का 2% वन क्षेत्र भारत में, ध्यान रखो। टॉप पर कौन है? सबसे ऊपर है रूस, फिर दूसरे नंबर पर कौन है? ब्राजील, तीसरे पर कनाडा, चौथे पर यूएसए, पांचवें पर चीन। ये मैंने बता दिया। लेकिन अगर नया वृक्षारोपण में देखोगे, वृद्धि में, तो नए वृक्षारोपण में चीन फर्स्ट पर है, दूसरे पर है ऑस्ट्रेलिया, और तीसरे पर है इंडिया। ये रिपोर्ट है। अभी इतना बता दिया, जो बताते जा रहा हूँ वो नोट करते जाओ, बार बार जरूरी नहीं बताया जाएगा, हालांकि आगे की क्लासेज में आ जाएगा, बट जो बताते जा रहा हूँ वो नोट करते जाना। ठीक है, अब ये जो रिपोर्ट आई है आपकी ISFR, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, हर 2 वर्ष पर आती है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया इसको प्रकाशन करता है। ठीक है, FSI। अब इसका प्रकाशन में क्या होता है? उपग्रहों से ये सारी चीज़ें सर्वे होता है। उपग्रह है हमारे पास, उनसे सर्वे होता है। कौन से उपग्रह यूज में होते हैं? रिमोट सेंसिंग, जिसे बोलते हैं IRS, इंडियन रिमोट सेंसिंग। ये क्या करते हैं? सर्वे करते रहते हैं। जो भारत की पृथ्वी है इसके नॉर्थ टू साउथ में ये घूमते रहते हैं, लो अर्थ ऑर्बिट में। ठीक है, पोलर ऑर्बिट इसमें बोलते हैं। इसमें IRS घूमते रहते हैं, और एक दिन में ये पृथ्वी, इंडिया का तो कई बार एक जगह से घूम जाते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे ही रिमोट सेंसिंग 2 हैं उपग्रह, LIS-3 संवेदक, और दूसरा है IRS रिसोर्स सेट। इनका उपयोग हुआ। अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ, कुछ लोगों को लग सकता नहीं, वो लोग थोड़ा वन दरोगा का पेपर उठा के देखें। नासा तक के उपग्रह पूछे हैं, उसमें 2 क्वेश्चन आए थे कि नासा का इनमें से कौन सा उपग्रह है जो आग की जानकारी देखता है, वन अग्नि की जानकारी, है ना। यूरोपियन यूनियन के उपग्रह पूछे हैं, तो यहाँ से आते हैं, तो LIS-3 संवेदक और IRS रिसोर्स सेट। फिर अब इस रिपोर्ट में कुछ वनों का जिक्र है, वनों के टाइप का। एक होता है अत्यंत सघन वन। अत्यंत सघन वन उसको बोलते हैं जिसका कैनोपी, कैनोपी मतलब छत्र, ऊपर से अगर देखो तो डेंसिटी बहुत हाई लगनी चाहिए। ठीक है, पूरा वन नीचे देख ही ना पाओ, ये बोलते हैं कैनोपी। तो जिसका भी छत्र घनत्व 70% या उससे अधिक है, वो हो गया अत्यंत सघन वन। जिसका छत्र घनत्व 40 से 70% के बीच में है, वो है सामान्य सघन वन। और जिसका छत्र घनत्व 10 से 40% है, वो है खुले वन। आगे 10% से कम वाला आता है, उसे बोलते हैं झाड़ियाँ। ठीक है, हर एक पॉइंट से आपके क्वेश्चन बनने की संभावना आराम से। आज की क्लास से 5 क्वेश्चन आप मान के चलो। ठीक है, जब पेपर होगा तब बताऊंगा मैं। अब आ जाते हैं इस रिपोर्ट के अनुसार ISFR, भारत का कुल वनावरण तथा वृक्षावरण कितना है? 8,27,356 स्क्वायर किलोमीटर। अगर भारत का क्षेत्रफल देखो मोटा मोटी, तो कितना है? 32 लाख, 3287 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, तो 32 लाख है। अगर इसका देखो तो अपने आप निकल रहा है कि 1/4 हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही है, 25.17% है कुल वनावरण और वृक्षावरण। वनावरण में क्या आता है कि कम से कम 10% या उससे ज़्यादा घनत्व हो, और कम से कम जिस भूमि पर हो वो 1 हेक्टेयर की होनी चाहिए लगातार। ठीक है, 1 हेक्टेयर से ज़्यादा की भूमि होनी चाहिए, 1 हेक्टेयर है उससे ज़्यादा, तो वनावरण। अगर यही सारी चीज़ें हैं और भूमि का क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर से कम है, तो ये वृक्षावरण कहलाता है। बस कुल वनावरण भारत का कितना है? 7,15,342 स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि 21.76। कुल वृक्षावरण कितना है? ये तो वनावरण है। ठीक है, 1,12,014 स्क्वायर किलोमीटर, 3.41%। और वनावरण और वृक्षावरण दोनों मिला दोगे तो ये 25.17 हो जाएगा। अब वनावरण में वृद्धि, वृद्धि कब से नापते हैं? पिछली ISFR कब आई? 2021 में, 2021 की थी वो। ठीक है, यानी 2 वर्षों की। और ये वाली है 2023 की, जारी कब हुई? 2024 में। ठीक, तो 2023 की है, इसकी तुलना कर रहे हैं हम 2021 से।
तो वनावरण में 2021 के बाद से अब तक कितनी वृद्धि हुई थी? 156.41 किलोमीटर स्क्वायर। और वृक्षावरण में कितनी वृद्धि? 1445.81 स्क्वायर किलोमीटर। अब वनावरण और वृक्षावरण दोनों को मिला के अगर अधिकतम वृद्धि देश भर में नापो तो पहले स्थान पर छत्तीसगढ़ है 683 स्क्वायर किलोमीटर। दूसरे नंबर पर यूपी था 559.19 स्क्वायर किलोमीटर। तीसरे नंबर पर उड़ीसा था 558.57 स्क्वायर किलोमीटर। अब देखते हैं वन आवरण तथा वृक्ष आवरण में अधिकतम कमी देखते हैं कि ये कहाँ पर हुई है। ठीक है, तो सर्वाधिक कमी एमपी में हुई है और फिर कर्नाटक में। पूर्वोत्तर क्षेत्रों का कुल वन तथा वृक्ष आवरण इसके क्षेत्रफल का 67% है। सारे राज्य 8 राज्य मिला लो पूर्वोत्तर के, ठीक है, सिक्किम मिला के। अब मैंग्रोव वन क्या होते हैं पहले ये समझो। मैंग्रोव वन वो वन होते हैं जो इकोटोन वाले क्षेत्रों में होते हैं, एक तो जहाँ पर मीठा पानी प्लस खारा मिले यानी कि समुद्र तट वहाँ पर होते हैं। जड़ें इनकी पानी के बाहर निकली हुई होती हैं, ठीक, और बाढ़ को रोकने का काम करते हैं। बाढ़, चक्रवात, तूफान वगैरह जो आते हैं, लैंडफॉल होता है, उसको रोकने का बहुत अच्छा काम करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वन होते हैं। भारत में अगर बात करो तो जो सुंदरबन का डेल्टा है वहाँ पर सुंदरी नामक मैंग्रोव वृक्ष पाया जाता है, सुंदरी। और सर्वाधिक जो क्षेत्रफल है वो पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक मैंग्रोव वन पाए जाते हैं भारत के, इसके बाद गुजरात में। ये चीज़ें याद रखना। लेकिन देश में जो क्षेत्रफल है ना, इस बार की रिपोर्ट में ये घट गया है मैंग्रोव का। 7.43 स्क्वायर किलोमीटर की कमी हुई है, बढ़ना चाहिए था। 4,991 किलोमीटर स्क्वायर रह गया ये, और कुल क्षेत्रफल का केवल 0.15% है। एक पहल चल रही मैंग्रोव फॉर फ्यूचर। एक और पहल चल रही मिस्टी के बारे में आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना क्या पहल है, इसका क्या उद्देश्य है और कब शुरू हुई थी, ठीक है। 2023-24 के अग्नि मौसम कौन सा होता है? गर्मी वाला मौसम, जब वनाग्नि की बहुत ज़्यादा संभावना होती है। हल्की सी रगड़न हो गई, आग लग गई, ठीक है। हालांकि आग लगने से वनों का नुकसान भी होता है और वन बहुत जल्दी उग भी आते हैं। प्रकृति अपने आप को ना स्वतः होमोजीनियसली कंट्रोल करती है। तो ऐसा नहीं है कि वनों में अग्नि लगती रही और वन नष्ट हो गए। वन में अग्नि लगेगी और वो 15 से 20 साल में उससे घने वन उगाते हैं, ध्यान रखना उस जगह पर। तो जो अग्नि मौसम में सर्वाधिक अग्नि की घटनाएं कहाँ हुई थी? उत्तराखंड, फिर उड़ीसा, फिर छत्तीसगढ़। ये कहाँ पर आपके काम आएगा? वन आपदा में, वन आपदा वाले चैप्टर में ये वाला फैक्ट काम आएगा। आगे चलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट फिर आ गया, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आजकल। वनों के भीतर अगर वन क्षेत्र के अंदर की बात करो तो उसके अंदर सर्वाधिक वृक्ष किस वृक्ष के हैं? वो हैं साल के, ठीक है। साल प्रजाति के सर्वाधिक वृक्ष हैं कितने? 11.43। और वनों के बाहर अगर देखो कि सर्वाधिक वृक्ष किस प्रजाति के हैं तो वो है आम के 13.25%। फिर बांस धारित, क्योंकि बांस बंबू नेशनल बंबू मिशन चलाया था कि जो भी लकड़ी से जो भी काम होता है, खासतौर से कागज के लिए लकड़ी चाहिए तो आप बांस उगाओ। बांस उगाओगे तो वनों को काटने से रोका जा सकता है और लोगों की आय भी बढ़ जाएगी। तो ऐसे ही जो बांस धारित क्षेत्र हैं वो सर्वाधिक कहाँ हैं? एमपी में, फिर अरुणाचल प्रदेश में। कृषि वानिकी किसे कहते हैं? जब कृषि के साथ साथ आप क्या करते हो? वृक्ष भी लगाते हो, वृक्षारोपण भी करते हो, इसे बोलते हैं कृषि वानिकी। तो कृषि वानिकी में सर्वाधिक वर्धमान निधि कहाँ है? महाराष्ट्र में पहले पर, फिर कर्नाटक, फिर उड़ीसा। 2023 के लिए कार्बन स्टॉक अभी मैंने बताई है कि कार्बन सिंक जो होता है, पेड़ होते हैं, तो मेनली जो पेड़ है, पेड़ों के घनत्व के आधार पर कार्बन स्टॉक का अनुमान लगाया जाता है। जहां पर सबसे ज़्यादा अति सघन वन हो वहाँ पर कार्बन स्टॉक बहुत ज़्यादा होता है। तो नॉर्मली अगर बात करो तो हम देखेंगे कि एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में जो वनावरण का क्षेत्रफल है वो सर्वाधिक है देश में। दूसरे नंबर पर अरुणाचल है। लेकिन कार्बन स्टॉक की बात करें तो अरुणाचल पहले पर है। क्यों? क्योंकि जो अति सघन वन हैं वो सर्वाधिक यहीं पर हैं, ठीक। दूसरे पर एमपी है और तीसरे पर छत्तीसगढ़। अब आ जाते हैं प्रति हेक्टेयर कार्बन स्टॉक की बात अगर करें कि टोटल जो भूमि है राज्य की प्रति हेक्टेयर और फिर कार्बन स्टॉक का प्रतिशत, उसके अनुपात, तो इसमें कौन है? जम्मू कश्मीर पहले पर है।
ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे डायरेक्ट। देश में कुल झाड़ियों की अगर बात करो तो 43,622 स्क्वायर किलोमीटर है। 1.33% क्षेत्रफल पर झाड़ियां हैं। झाड़ियां मतलब जिनका छत घनत्व 10% से कम हो। ISFR इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 का प्रकाशन किसने किया? भारतीय वन सर्वेक्षण, और यही करता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1981 में, देहरादून में मुख्यालय है इसका। अब अभिलिखित वन क्षेत्र के बारे में यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना। अभिलिखित वन क्षेत्र किसे कहते हैं? अभी तो आपने सारा क्षेत्र देख लिया, वनावरण देख लिया, वृक्षावरण देख लिया, वनावरण प्लस वृक्षावरण भी देख लिया। अभिलिखित मतलब रिकॉर्ड्स, यानी जो रिकॉर्ड में हो, जो रजिस्टरों में दर्ज हो वन विभाग के, तो सरकारी अभिलेखों में वनों के रूप में वर्णित कुल क्षेत्र। और किसके तहत ये दर्ज होते हैं? भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत। इसे बोलते हैं अभिलिखित वन क्षेत्र। चाहे इस भूमि पर वन हो, वृक्ष हो, ना हो, लेकिन रिकॉर्ड में दर्ज है तो ये वन क्षेत्र कहलाएगा। इसकी भूमि का किसी और पर्पज से यूज नहीं कर सकते। इसमें आरक्षित वन, कितने प्रकार के वन होते हैं इस अधिनियम के तहत? आरक्षित वन, संरक्षित वन, अवर्गीकृत वन, ऐसे वन जिनका वर्गीकरण नहीं किया गया, और ग्राम वन। आरक्षित वन वो होते हैं जहां पर सबसे ज्यादा पाबंदियां लगी होती हैं, ठीक है। संरक्षित वन में थोड़ी छूट दी रहती है। अवर्गीकृत वन, इनका वर्गीकरण ही नहीं है, ठीक है। और ग्राम वन। आगे चलते हैं। ये बैचेज की जानकारी, पेड बैच जो यहाँ पर चल रहे हैं GS रेवोल्यूशन के। एक चल रहा है उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर का पेड बैच, बहुत अच्छे से BNS समाप्त हो गई, और प्रत्येक क्लास पर आपके क्लास वाइज MCQs भी समाप्त हो गए हैं, ठीक है। पॉलिटी भी समाप्त होने को आ गई है, फिर BNSS समाप्त होगी, और मूल विधि का बचा हुआ पोर्शन समाप्त होगा। तो इसको ज्वाइन कर सकते हो। बैच फीस 500 है, लेकिन 100 रुपये का कूपन दिया हुआ है, तो इसको यूज करके आप ज्वाइन कर सकते हो। और ज्वाइन करने के लिए क्या करना है? GS रेवोल्यूशन ऐप डाउनलोड कर लेना है, सर्च करके प्ले स्टोर पर। ये पूरा प्रोसेस लिखा है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम आए तो इस नंबर पर कॉल कर सकते हो। सेम फॉरेस्ट गार्ड का पेड बैच है, यहाँ पर भी 100 रुपये का कूपन मिल जाएगा, तो फीस आपकी 299 हो जाएगी। बाकी कोई प्रॉब्लम आए तो इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आगे चलते हैं। अब देखते हैं वृक्षावरण किसे बोलते हैं। तो अभी मैंने बताया था कि 1 हेक्टेयर से अगर कम क्षेत्रफल हो तो वो क्या होता है? वृक्षावरण में आ जाता है। दो चीजें होती, एक अभिलिखित वन क्षेत्र में, मैंने बोला अभिलिखित वन क्षेत्र वो है जो रजिस्टर में, एक किताब है वन विभाग वालों की, इस किताब में अगर दर्ज नहीं है, ठीक है, इसमें दर्ज है, फिर वहाँ पेड़ हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो वन क्षेत्र कहलाएगा, ठीक। अगर इस किताब में दर्ज भी नहीं है और 1 हेक्टेयर से कम क्षेत्र है और फिर वहाँ पर वृक्ष लगे तो वो वृक्षावरण में आ जाता है। आरक्षित वन के बारे में जानते हैं। कुल क्षेत्रफल भारत में आरक्षित वनों का कितना है? 4,43,253 ISFR से लिया गया, तो ये बिल्कुल सही है। इसी को ही किसी को अगर प्रतिशत में करना है तो 32 लाख से प्रतिशत निकाल लेना इसका, जो भारत का क्षेत्रफल है उससे। यहाँ पर क्या होता है? लकड़ी, शिकार, पशु चराई प्रतिबंधित रहती है आरक्षित वनों में। संरक्षित वन क्या होते हैं? भारत में कुल क्षेत्रफल है इनका 2,12,859 स्क्वायर किलोमीटर। और इसमें क्या होता है कि जो स्थानीय समुदाय होता है उसे सीमित मात्रा में विनियमित गतिविधियों की अनुमति होती है, मतलब नियम बने होते हैं कि ये काम कर सकते हो, ये नहीं कर सकते हो। बाकी जो आपको क्लास रेगुलर क्लास दी होगी सारी गतिविधियां लिखाई हैं उसमें कि क्या है क्या नहीं है। अवर्गीकृत वन में क्या होता है? कुल क्षेत्रफल है इसका 1,19,265 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। ये अवर्गीकृत है, इनका वर्गीकरण नहीं हुआ। वनावरण के बारे में जान लेते हैं। छत घनत्व 10% से अधिक होना चाहिए, और 1 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर हो तो इसको वन क्षेत्र में शामिल कर लेते हैं, चाहे वो निजी भूमि पर क्यों ना हो। किसी की अपनी भूमि पर है लेकिन 1 हेक्टेयर से ज़्यादा भूमि पर है, या तो 1 हेक्टेयर है या उससे ज़्यादा भूमि पर है, लगातार वृक्ष लगे हैं और छत घनत्व 10% से कम है, तो जो ऊपर से सैटेलाइट आएगा वो सारी चीज़ें देखेगा, आकलन करेगा, और अगर ऐसा मिल गया तो वो इसको वन घोषित कर देगा, रिकॉर्ड में दर्ज कर लेगा वन। झाड़ियाँ जिनका छत घनत्व 10% से कम हो। पश्चिमी घाट, अगर आपने देखा होगा पश्चिमी घाट आपकी कहाँ से शुरू हो जाता है? ये महाराष्ट्र से ही शुरू हो जाता है। महाराष्ट्र के नीचे का भाग, इसके बाद आपका गोवा, इसके बाद केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, ठीक। ये पूरा आपका पार्ट है पश्चिमी घाट। एक और मैं बताता हूँ, फैक्ट बताता हूँ, सत्यामंगलम टाइगर रिजर्व, ये आपका पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के मिड में पड़ता है, ठीक।
एक और फैक्ट बताता हूँ, जो आपका पश्चिमी घाट है और जो पूर्वी घाट है, नीलगिरी पर्वत श्रेणियाँ हैं जो, ये भी इनके बीचों बीच पड़ती हैं, ठीक है। और एक 16 वन, ये भी क्वेश्चन आया था आपका किसी उसमें, जो पश्चिमी घाट पर आपके वन पाए जाते हैं अधिक ऊंचाई पर, कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं? अन्नामलाई पहाड़ी आपकी कहाँ है? पश्चिमी घाट पर। और इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है? अनाईमुदी। अन्नामलाई हो गया आपका, इसके बाद नीलगिरी हो गया, और तीसरी पर्वत श्रेणी है पालनी। इन पर 1500 मीटर की से ज़्यादा हाइट पर जो वन पाए जाते हैं उनको बोलते हैं 16 वन। 16 वन से क्वेश्चन आया था आपका, ठीक है। तो पश्चिमी घाट पर एक रिपोर्ट आई थी कस्तूरी रंगन की। इन्होंने बोला था पश्चिमी घाट जो है ना बहुत इको सेंसिटिव क्षेत्र है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपदाएं घटित होने लगी थी, जबकि बहुत ज़्यादा सुदृढ़ क्षेत्र माना जाता है ये, ठीक है, प्लेटू का भाग है, लेकिन यहाँ पर आपदाएं घटित हो रही थी। तो फिर रिपोर्टें आई अलग अलग, एक गॉडगिल कमेटी बनाई थी, उसकी भी रिपोर्ट आई थी, फिर कस्तूरी रंगन की भी आई थी। इन्होंने बोला इसको इको सेंसिटिव जोन घोषित करो। अब ESZ इको सेंसिटिव जोन क्या होते हैं? ऐसे जोन बनाए जाते हैं जहाँ पर गतिविधियों पर क्या होता है? प्रतिबंध होता है, सीमित गतिविधियां ही आप कर सकते हो। एक प्रकार से शॉक एब्जॉर्बर का काम करते हैं ये इको सेंसिटिव जोन। सपोज करो कोई नेशनल पार्क है, नेशनल पार्क के चारों तरफ 10 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर तक क्या बनाया जाता है? ESZ, जिससे कि यहाँ पर तो गतिविधियाँ प्रतिबंधित हैं, लेकिन डायरेक्ट अगर यहाँ होने लगी तो ये पॉल्यूशन भी अंदर जाएगा। तो ये ESZ बना दिया जाता है कि यहाँ पर गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध तो ना हो, लेकिन सीमित गतिविधियाँ ही लोग कर पाएँ, जिससे कि सीमित पॉल्यूशन हो, इतना ना हो कि अंदर वही पॉल्यूशन फैलाए। ESZ है। और इन्होंने बोला कि जो 37% है पश्चिमी घाट, इसको इको सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया जाए, और इस पर अधिसूचना भी निकाली जा चुकी है, ये घोषित है। हालांकि एक और रिपोर्ट आई थी, उसमें बोला गया था इसके 2/3 को घोषित कर दिया जाए क्योंकि खतरा बढ़ गया है। अब अगर घोषित कर दें तो ना कोई उद्योग लग पाएंगे, ना कुछ काम हो पाएगा, तो विकास भी तो रुक जाएगा ना। अब आ जाते हैं नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, NAPCC। जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना 2008 में बनी थी, प्रकाशन हुआ। तत्कालीन प्रधानमंत्री जो थे मनमोहन सिंह जी, इनकी जलवायु परिवर्तन परिषद द्वारा ये बनाई गई थी। इसके तहत 8 राष्ट्रीय मिशन, तो एक तो इसका सन पूछ लिया जाता है, दूसरा इसके तहत 8 राष्ट्रीय मिशन घोषित किए गए थे। राष्ट्रीय सौर मिशन 2010, उन्नत ऊर्जा दक्षता हेतु राष्ट्रीय मिशन 2009, राष्ट्रीय सतत आवास मिशन 2011, राष्ट्रीय जल मिशन, हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने हेतु राष्ट्रीय मिशन 2014 में, हरित भारत के लिए राष्ट्रीय मिशन, इसके लिए आपने देखा होगा ग्रीन इंडिया मिशन, ठीक है, 2014 में, सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन 2010 में, जलवायु परिवर्तन के लिए रणनीतिक ज्ञान पर आधारित राष्ट्रीय मिशन 8 थे, अभी और बढ़ा दिए मोदी जी ने ना। 2017 में राष्ट्रीय जैव ऊर्जा मिशन घोषित कर दिया, आपने देखा होगा हाइड्रोजन मिशन भी घोषित कर दिया, है ना। तो ऐसे मिशन लगातार घोषित हो रहे हैं, लेकिन इतना ध्यान रखना जरूरी है, ये सब आपके क्या पर्यावरण और जलवायु संरक्षण से संबंधित चीजें हैं। एक टर्म आता है आपका नेट मीटरिंग, इसका मतलब क्या होता है कि आपने देखा होगा कुसुम योजना है, किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान। इसमें क्या होता है? रूफ टॉप सोलर प्लांट लगाए जा रहे हैं, मतलब रूफ के ऊपर। अभी मोदी जी ने एक और योजना लेके आए थे, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त ऊर्जा योजना। इसमें भी व्यक्ति के रूफ जो छत है उसके ऊपर सोलर पावर प्लांट लगाए जा रहे हैं। अब इसमें सुविधा भी दे रहे हैं कि अगर आपके पास एक्स्ट्रा बिजली बचती है तो आप इसको ग्रिड से बेच सकते हैं। तो वही है ये कि ग्रिड से जुड़े घरेलू रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्रों के लिए बिलिंग प्रणाली है ये, जिसे बोला जाता है नेट मीटरिंग। यहाँ पर आपकी आज की क्लास समाप्त होती है, पढ़ते रहो। जो भी सीरियस है, फॉरेस्ट गार्ड की नौकरी तो समझ लेना इतनी आसान बना देंगे। वन दरोगा के 80% से ज़्यादा सिलेक्शन सिर्फ GS रिवॉल्यूशन से हुए थे। कोई भी वन दरोगा मिले उससे जाके पूछना, ठीक है। सेम फॉरेस्ट गार्ड का यहाँ तो सिलेबस भी कॉमन है, वही 15 टॉपिक हैं जो वहाँ पर 26 थे, उनमें से 15 उठाए। तो यहाँ तो कंपटीशन ही नहीं है। पढ़ो आराम से, 1-1.5 महीने पढ़ लो अच्छे से,
बहुत ईजिली सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी आप लोग शेयर करते रहो, क्लासेज अगर हेल्पफुल लग रही है तो जो भी व्यक्ति जिसे भी तैयारी करनी है उसके साथ शेयर जरूर करें। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।